ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो एपिसोड 1466 से आगे की। फिर कौटिल्य अपना सिर हिलाता है और खुद से ही कहता है, मैं भी कैसी बातें करने लगा, जरूर नौकर ही उसे धोने के लिए ले गए होंगे। इतना कहने के बाद कौटिल्य वहां से चला जाता है। लेकिन अब अनिका और रोहित आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं कि क्या कोई परेशानी की बात हो सकती है। वहाँ वैनिटी में बैठे योगेश और एक्सपर्ट हर्षिता अपने अपने दिल पर हाथ रखकर एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि बच गए, किसी को शक नहीं हुआ। कौटिल्य के जाने के बाद जब रोहित अनिका की आंखों में देखता है तो उसकी आंखें बेहद थकी हुई दिखाई देती है। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपने बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो गई होगी। रोहित एक बार फिर से अपने बेड के सिरहाने से टेक लगाकर अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करके बैठ जाता है और अनिका की तरफ देखकर अपनी आंखों से उसे पास आने का इशारा करता है और अनिका की ओर अपनी बाहें खोल देता है। अनिका रोहित के पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है और अपना हाथ रोहित के कमर पर रखकर उसे हग कर लेती है। रोहित ने भी अनिका को अपनी दोनों बाहों में लिया हुआ था। वह एक हाथ से अनिका के बालों में उंगलियां घुमा रहा था। अनिका का सिर रोहित के गर्दन के नीचे था। रोहित मन ही मन सोचता है, अनिका हमेशा ही कितनी मानसिक पीड़ा से गुजरती रहती है, लेकिन किसी को भी अपने दर्द का एहसास तक नहीं होने देती। यह सोचने के बाद रोहित अनिका से कहता है, तुम्हें नींद आई है तो सो जाओ, बाकी की बातें हम कल करेंगे। अनिका कहती है, नहीं नहीं, मैं कल भी पूरा दिन बिजी रहूंगी, उसके बाद पूरा हफ्ता यूं ही जाने वाला है, इसलिए मुझे अभी बताना है। इतना कहते कहते अनिका की आंखें भारी होने से बंद होने लगती है। इस वक्त रोहित अनिका का चेहरा देख नहीं पा रहा था, सिर्फ उसे सुन पा रहा था। अनिका की बात सुनकर रोहित के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था अब अनिका को सोने में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली है। फिर भी अनिका की बात पर वह मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। रोहित के सुनने में ही रह जाता है और अनिका निंद्रा लोक में पहुँच जाती है। उधर वैनिटी में बैठे योगेश का गुस्सा बढ़ने लगता है। वह कहता है, कुछ सुनाई क्यों नहीं आ रहा है? क्या यह हेडफोन खराब हो गए हैं या उस विविध काय में कोई खराबी आ गई है? कुछ देर तक वह दोनों हेडफोन को अपने कानों पर लगाकर यूं ही बैठे रहते हैं। जब कोई आवाज नहीं आती तब एक्सपर्ट हर्षिता कहती है, मैं विविध काय की लोकेशन चेंज करती हूँ, तभी कुछ पता चल पाएगा कि कोई आवाज नहीं आने की वजह क्या है। थोड़ी ही देर में विविध काय दीवारों से उतरकर मारवा हाउस के अंदर पहुंच जाता है। जब हर्षिता और योगेश को सभी तरह की आवाजें साफ साफ सुनाई आ रही है, तभी वह एक्सपर्ट राहत की लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, विविध काय बिल्कुल ठीक है, वह अपना काम ठीक तरीके से कर पा रहा है। मुझे लगता है कि वह लोग बातें नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि सो चुके हों। योगेश अपने दांतों को भींचते हुए कहता है, इतनी करीब जाकर भी हम काम की कोई बात नहीं सुन पाए। अगले सुबह दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी बेहद गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी। उसके आसपास 8 बंधे हाथ से 10 सिपाही खड़ी थी। इधर से उधर घूमती हुई उन्हें मात्र दमयंती देवी के पैरों की जुतियां और पैरों में पहने हुए छोटे मोटे कड़े ही दिखाई दे रहे थे। इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपनी नजरें उठा सके। रुद्रमा देवी भी वहीं पर एक और खड़ी हुई थी। सफेद बाल, मोटे मोटे चांदी के गहने और उसके आंखों का आत्मविश्वास उसे असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करता था। उसके अलावा बाकी सभी मौजूद सिपाही बेहद सहमी और डरी हुई खड़ी थी। कुछ देर के बाद दमयंती अपनी जगह पर रुक जाती है और फिर सभी की तरफ देखते हुए कहती है, अगर हमारा भेजा हुआ आकाश मर चुका था तो फिर यह कौन है और कहां से आया? दमयंती देवी की ऊंची आवाज से वह वहीं खड़ी खड़ी सभी स्त्रियां डर से कांपने लगती है। तभी रुद्रमा देवी बात को संभालते हुए कहती है, शांत हो जाओ दमयंती, तुम्हारे दुश्मन इतनी आसानी से समझ में आ जाने वालों में से नहीं है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। क्रोध मति को खा जाता है। अपने सिपाहियों पर शक करना खुद पर ही संदेह करने जैसा है।
उस दुर्घटना के बाद हमारे ही डॉक्टर ने हमारे आदमी आकाश की अच्छी तरह जांच की थी। उसका दिमाग प्रत्युत्तर देना बंद कर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दमयंती जोर से चिल्लाती है, ओहो, और अपनी ही जगह पर अपने कपड़ों को पीछे की तरफ धकेलते हुए घूम जाती है और उसके बाद कहती है, अगर वह मर चुका था तो फिर यह कौन है, पता करो, यह हमारा आदमी है या कोई और। रुद्रमा देवी कहती है, खबर यही है कि वह हमारा ही आदमी है, पर तुम चाहती हो तो एक बार और जांच करवा लेते हैं, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा और कब तक तुम्हें धीरज धारण करना होगा। रुद्रमा देवी की बात सुनकर कुछ पलों के लिए दमयंती देवी बिल्कुल खामोश रह जाती है और उसके बाद आसमान की ओर चेहरा करके जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके रुद्रमा देवी के पास आ जाती है। फिर आश्चर्य और खुशी के भाव एक साथ चेहरे पर लाते हुए कहती है, अगर वह हमारा आदमी है जो कि मर चुका था और आज वही आदमी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि अनिका ने उसे बचाने के लिए पावर ड्रग का इस्तेमाल किया है। फिर हंसती है, हा 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 हा। फिर अपने दोनों हाथों से रुद्रमा देवी के दोनों हाथों को कोहनी से पकड़ते हुए कहती है, पावर ड्रग के अलावा और कोई ऐसी औषधि नहीं जो मौत की गहराइयों में पहुंचे हुए इंसान को खींच कर ले आए और जिंदा करके अपने पैरों पर खड़ा कर दे, क्योंकि वही है कलयुग का अमृत। मतलब अनिका जानती है अमृत का राज। फिर जोर से हंसती है। दमयंती देवी की बात सुनने के बाद भी रुद्रमा देवी के चेहरे पर किसी प्रकार का उत्साह या खुशी दिखाई नहीं देती। दमयंती देवी जब रुद्रमा देवी की ऐसे भावहीन चेहरा देखती है तो पूछती है, क्या आप यह जानकर खुश नहीं हैं? इस बार रुद्रमा देवी अपने दांतों को भींचते हुए जवाब देती है, हमारे सिपाहियों की एक गलती का भुगतान न जाने हमें कब तक करना होगा। अगर वह अनिका पर उन जहरीले तीलों का इस्तेमाल नहीं करती तो आज उसकी याददाश्त सही सलामत होती। अनिका की याददाश्त के बिना यह राज बिल्कुल वैसा ही है जिसकी वास्तविकता का ज्ञान किसी को भी नहीं। रुद्रमा देवी के बात सुनकर दमयंती देवी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अब वह चिंतित और व्याकुल दिखाई देने लगती है। वह एक बार फिर से इधर से उधर घूमने लगती है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाती है और रुद्रमा देवी के आंखों में देखते हुए बड़ी ही गंभीर आवाज में कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि उस अनिका की याददाश्त नहीं गई है। वह सबके साथ नाटक खेल रही है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी काबिलियत अभी भी पहले जैसी ही है। क्या आपको नहीं लगता कि वह खुद भी अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए तड़प रही होगी? रुद्रमा देवी केवल दमयंती देवी के चेहरे की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। दमयंती देवी फिर 2 पल के लिए चुप हो जाती है और फिर एक बार फिर से कहना शुरू करती है, अगर वह अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए तड़प नहीं रही है तो हम उसे तड़पाएंगे। ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वह अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए खुद अपना इलाज करेगी। वैसे भी हमने सुना ही है कि वह फिर से एक बार डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली है। दमयंती देवी की बात सुनकर रुद्रमा देवी कहती है, क्या योजना है तुम्हारी? दमयंती देवी कहती है, आप ही कहती है ना, धैर्य रखो, बस धैर्य धारण कीजिए, स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैं उस अनिका को कैसे मजबूर करती हूँ। दूसरी तरफ मारवा हाउस में सनी सुबह सुबह अपने कमरे से निकलकर रिया से मिलने के लिए बच्चों के कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने सामने से प्रीति आती हुई दिखाई देती है। वह बहुत जल्दीबाजी में थी। दरअसल आज प्रीति को कई सारे ऐसे काम निपटाने थे जिन्हें वह कल पर नहीं टाल सकती थी और उसमें भी सबसे पहले काम था अनिका के साथ बीसू के ट्रीटमेंट में हाथ बटाना। अनिका किसी भी पल आने ही वाली थी, इसलिए प्रीति उसके आने से पहले ही अनिका के निर्देशों के अनुसार इलाज के लिए सभी सामग्री तैयार कर लेना चाहती थी ताकि जल्दी से जल्दी वह दोनों बीसू के उपचार के बाद हॉस्पिटल लाइफ केयर हॉस्पिटल के लिए निकल सके। सनी प्रीति को देखते ही उसे यह कहते हुए रोक लेता है, डॉक्टर प्रीति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। फिर एक पल रुक कर दोबारा कहता है, नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर प्रीति से नहीं बल्कि मेरी होने वाली भाभी प्रीति से बात करना है। क्या मेरी बात मेरी भाभी से हो सकती है?
सनी की बात सुनकर प्रीति अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और अपनी भौहें चढ़ाकर उसे घूरने लगती है। लेकिन सनी बिना किसी हाव भाव के सामान्य रूप से प्रीति की तरफ देखता जाता है। सनी को इस तरह से भाव शून्य देखकर प्रीति की हंसी छूट जाती है और वह कहती है, हाँ हाँ तुम्हारी बात हो सकती है, कहो कहो होने वाले देवर जी क्या कहना चाहते हो। सनी पहले इधर उधर देखता है और तसल्ली कर लेने के बाद कि उसकी बात कोई सुन तो नहीं रहा है ना, वह कहता है, कल मुझे उस लड़की का मैसेज आया था। प्रीति पूछती है, किस लड़की का? सनी अपना एक हाथ आगे करके कहता है, अरे वही जिसके बारे में ओंकार ने मुझे बताया था। अब प्रीति हैरान होकर पूछती है, किस लड़की के बारे में बताया था, बताओ तो पहले। सनी कहता है, वही लड़की जिसने मेरी 5 साल की मेमोरी इरेज होने से पहले मुझे रिजेक्ट किया था और सबके सामने इंसल्ट भी। सनी की बात सुनकर कुछ पलों के लिए प्रीति को ऐसा लगता है जैसे कि उसके कानों को सुनाई देना बंद हो गया है। दिमाग को झटका महसूस हुआ था। वह सनी की कही गई बात को समझ ना पा रही हो और उसे समझने के लिए मस्तिष्क को बहुत प्रयास करने की जरूरत पड़ रही हो। प्रीति के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखकर सनी कहता है, यह बात सुनकर तुम्हारी ऐसी हालत है तो सोचो मुझे कैसा लगा होगा। लेकिन मैंने सोच लिया है, इस बार मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसे क्या लगता है कि मैं कोई गिरा पड़ा लड़का हूँ? मुझे उसके जैसी लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं मारवा खानदान से हूँ, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना हमारे खून में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी इज्जत गंवाएंगे। इसी तरह सनी आगे भी बहुत कुछ बोलता चला जाता है। प्रीति किसी तरह अपना होश संभालती है और उसके बाद सनी को रोकते हुए पूछती है, क्या कहा उस लड़की ने? सनी जवाब देता है, वह मुझसे मिलना चाहती है और दोस्ती भी करना चाहती है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं ऐसी लड़की से दोस्ती करूंगा जिसे किसी की फीलिंग्स और रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी कद्र नहीं? प्रीति सनी की बात पर बिना कुछ सोचे समझे ना में गर्दन हिला देती है। फिर उसे ख्याल आता है कि सनी किसके बारे में क्या बात कर रहा है और अब प्रीति को उसी के अनुसार आगे क्या करना होगा। प्रीति झट से पूछती है, कब कहाँ मिलना चाहती है वो? बताओ तो मुझे प्लीज। सनी ने जवाब दिया, जब मैं मिलने के लिए हाँ करता तभी तो वह टाइम और जगह बताती। पहले मैंने सोचा कि साफ साफ मना कर देता हूँ, लेकिन फिर मैंने उससे कह दिया कि जब मुझे फुर्सत होगी तब बात करूंगा। प्रीति कहती है, तो फिर सौम्या ने तुम्हें पलटकर कोई मैसेज नहीं किया? सनी पलटकर जवाब देता है, याददाश्त मेरी गई है या तुम्हारी? सौम्या नहीं, मुक्ता पराशर नाम है उसका। अब प्रीति मन ही मन सोचती है, इस बार सौम्या ने दूसरा जाल फैलाया है, फिर से अपना नाम बदल दिया। मतलब वह यह जान चुकी है कि सनी अब उसे नहीं पहचानता, इसलिए सनी को फंसाने के लिए दूसरी चाल चल रही है। फिर मन ही मन दृढ़ निश्चय करती है, लेकिन इस बार वह कुछ भी कर ले, सनी को अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी। इस बार वह खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसेगी और बिन पानी मछली की तरह तरसेगी भी। मैं भी देखती हूँ कि वह कैसे कामयाब होती है। तभी प्रीति के मन में ख्याल आता है, लेकिन उसे यह कैसे पता चला कि सनी के 5 साल की याददाश्त नहीं रही। अब उसे पूरी तरह से भूल चुका है। इस बार प्रीति सनी पर दूसरा सवाल दाग देती है, क्या उसने तुम्हें बताया कि वह तुम्हें कैसे जानती है? मेरा मतलब है कि क्या उसने बताया कि वह तुम्हें कब से जानती है, या फिर यह बताया हो कि उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता रहा है? प्रीति की बात सुनकर सनी अपनी ही हरकत पर दंग रह जाता है, क्योंकि सनी ने यह सब जानने की कोशिश नहीं की थी और न ही उस लड़की को कुछ कहने का मौका दिया था। सनी अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहता है, हाँ, मुझे यह सब पूछना चाहिए था, शायद मैंने ही किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी कर दी। तभी प्रीति भी उतने ही गंभीर भाव से कहती है, हाँ तुम सही कहते हो। अब उससे पूछो कि उसने तुम्हें कब और कहाँ देखा, और हाँ, जब वह तुम्हें जवाब दे तब तुम उससे आगे कोई बात मत करना। उसके जवाब के बाद हम मिलकर यह तय करेंगे कि आगे क्या करना है। प्रीति की बात सुनकर सनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। प्रीति आगे कहती है, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं और ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊंगी, फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद प्रीति तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है और सनी अपनी जगह पर खड़ा होकर सोचता ही रह जाता है।
फिर कुछ देर के बाद वह अपने ही हाथ से अपने ही सिर पर हल्की सी टपली देते हुए कहता है, सनी, तुम्हें भी बहुत सारे काम हैं, चलो तुम भी आगे बढ़ जाओ, जिंदगी में कुछ पाना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। ऐसा कहने के बाद वह रिया से मिलने के लिए बच्चों के कमरे की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ बच्चों के कमरा में मारवा हाउस में जब सनी बच्चों के कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे धीरे से खोलता है और फिर अपने गर्दन अंदर करके कमरे में झांकता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह हैरान होते हुए अंदर आ जाता है। फिर कुछ सोचकर आवाज लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मेरे भतीजी भतीजों, तुम लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए हो? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी उसे बालकनी की तरफ से रिया की मीठी सी आवाज आती है, चाचू हम सब यही हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। जब सनी उस दिशा की तरफ देखता है जहाँ से आवाज आई थी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपने तेज कदमों से उसी तरफ पहुँच जाता है। सुबह सुबह का वक्त एक्सरसाइज के लिए सबसे बेहतर वक्त होता है, इसलिए रिया के कहने पर रिया और आर्यन दोनों मिलकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। सनी उन दोनों को इस आउटफिट में देखकर खुश हो जाता है। फिर रिया से कहता है, अरे वाह, कीप इट अप। तुम्हें इस तरह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक दिन रोहित भैया से भी बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनोगी। चाहे हमारी एंजल जो भी काम करे उसमें उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं हो सकता। सनी की बात सुनकर आर्यन अपनी प्रैक्टिस रोक देता है और फिर उसे घूर कर देखने लगता है। आर्यन के चेहरे के भाव देखकर सनी तुरंत ही आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी बात बदल देता है। वह आर्यन से कहता है, नाराज मत हो, तुम पैदाइश से रोहित भैया जैसे हो, तुम्हें दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी वक्त एलेक्जेंडर सनी के पीछे से वहां आ पहुंचता है और वह कहता है, अगर मैं भी प्रैक्टिस करने लगूं तब आप मुझे क्या कहकर खुश करेंगे सनी चाचू? एलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद सनी चुप हो जाता है और फिर तीनों बच्चों की तरफ देखने लगता है। सनी को फंसा हुआ देखकर तीनों भाई बहन हंसने लगते हैं और उसके बाद एक साथ सनी के गले लग जाते हैं। सनी के चेहरे पर भी हंसी दिखाई देने लगती है। वह समझ जाता है कि उसके भतीजे उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। तीनों बच्चों को प्यार करने के बाद वह कहता है, तुम तीनों मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़े और शरारती हो गए हो। इसके बाद तीनों बच्चे सनी के साथ कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर रिया और सनी बेड पर, आर्यन सोफे पर, एलेक्जेंडर बीन बैग लेकर बैठ जाता है। आर्यन उत्साहित होते हुए कहता है, चाचू क्या आप इतनी सुबह सुबह सिर्फ हमें मिलने आए हैं या कुछ खास बात है? दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड में अनिका और प्रीति बीसू के पास मौजूद थे। अनिका बीसू को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट भी दे रही थी। इस वक्त प्रीति अनिका के बताए अनुसार बीसू की उंगलियों पर अलग अलग जगह पर छोटे छोटे सर्किल मैग्नेट को टेप की मदद से बांध रही थी। तभी अनिका बीसू से कहती है, इससे तुम्हारे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बच्चों के कमरा में सनी जवाब देता है, मिलने तो आया ही हूँ, पर मुझे मेरी एंजल रिया से कुछ जरूरी काम है। फिर रिया की तरफ देखते हुए कहता है, अगर एंजल चाहे तो कंकड़ को हीरे में बदल सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी एंजल अपने चाचू की मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। सनी की बात सुनकर रिया सनी के पीछे की तरफ से अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देती है। फिर कहती है, आई एम सॉरी चाचू, उस दिन मैंने आपको साफ साफ मना कर दिया। मैं थोड़ा अपसेट थी, कुछ जरूरी डिसीजन लेने थे जो मैं नहीं ले पा रही थी। इसी वजह से मैं उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। सनी रिया के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गले से बाहर निकालते हुए उसे अपने सामने की तरफ करता है और कहता है, आज तो मैं अपने एंजल से बहुत खुश हूँ। मतलब अब तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो, यानी कि तुम हमारी पार्टनर बनोगी। रिया बड़े ही प्यार से मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, ओहो सॉरी चाचू, पार्टनरशिप का मतलब है कि बिजनेस को पूरा टाइम देना और अभी मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है। अगर मैं अभी से इसमें बिजी हो जाऊंगी तो अपना प्रेशियस टाइम खुद को परफेक्ट बनाने के लिए यूज नहीं कर पाऊंगी। रिया की बात सुनकर सनी के चेहरे पे उदासी आ जाती है और वह कुछ सोचने लगता है। फिर वह रिया से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे चाचू को पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई चाची न मिले?
सनी की बात सुनकर तीनों बच्चे उसे अचंभित होकर देखने लगते हैं। सनी अपनी बात को ठीक तरह से समझाते हुए तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहता है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। एक तो मैं पिछले 5 साल का सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मेरे लिए मैंने क्या प्रोफेशन चुना था और उसमें कितनी तरक्की की थी। अब मुझे एक नए सिरे से ही जिंदगी की शुरुआत करनी है और इसमें जल्द से जल्द सफलता भी हासिल करनी होगी। इसके लिए मुझे अपना बेस्ट एफर्ट डालना होगा। बेस्ट एफर्ट डालने के लिए प्रोफेशन का फील्ड मेरी पसंद का होना चाहिए और मेरी पसंद तुम तीनों जानते ही हो। फिर उनकी तरफ उंगली करते हुए आगे कहता है, देखो, अगर मैं एक सफल व्यक्ति नहीं बन सका तो कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। बिना पसंद किए मुझसे शादी नहीं करेगी। मेरी शादी नहीं होगी तो तुम्हें चाची नहीं मिलेगी। क्या तुम तीनों चाहते हो कि तुम्हारे चाचू की रिपुटेशन लड़कियों के बीच इतनी खराब हो कि कोई उसे पसंद ही ना करे? सनी की बात सुनकर तीनों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। आर्यन सनी की तरफ इस तरह देखता है जैसे उसे सनी पर बहुत ही तरस आ रहा हो। कुछ देर के बाद सनी, आर्यन और अलेक्जेंडर रिया की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि सारा का सारा दामोदर अब रिया के कंधों पर था। उसकी हाँ या ना ही सनी का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। कुछ देर तक सोचने के बाद रिया कहती है कि चाचू, मैं आपके पार्टनर नहीं बन सकती। यह सुनते ही सनी के चेहरे पे उदासी छा जाती है। कुछ सोचने के बाद सनी कहता है, ठीक है, तुम हमारी पार्टनर नहीं बनना चाहती तो मत बनो, लेकिन फिर भी तुम्हें चाचू की मदद करनी ही होगी। सिर्फ चाचू ही नहीं, तुम्हारे मामू को भी तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। फिर अपने दोनों हाथ रिया के गालों पर रखते हुए कहता है, अपने मामू और चाचू को सेटल होने में हेल्प करना तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम्हें पार्टनरशिप नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम कुछ और सीखना चाहती हो तो सीखो, लेकिन हमारे बारे में भी सोचो। अब हम कुछ नया सीखने की उम्र में नहीं हैं। फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज तुम अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकती हो ना। फिर समझाते हुए कहता है, हमें तुम्हारा वक्त रोज रोज भी नहीं चाहिए होगा। जब कभी हमें जरूरत होगी केवल तभी तुम हमारी हेल्प कर देना। दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड में अनिका प्रीति की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, तुम्हें हर रोज हाथों के इन्हीं बिंदुओं पर यह प्रक्रिया दोहरानी होगी। अनिका की बात सुनने के बाद प्रीति अनिका के बताए हुए सभी बिंदुओं को मार्कर से चिन्हित कर लेती है और उस पे मार्कर से निशान बना लेती है। प्रीति अपना काम करते हुए अनिका से कहती है, अनिका दीदी, इस तरह बीसू के ठीक होने में तो काफी वक्त लगेगा। अगर हम किसी तरह बीसू से यह पता लगाने में कामयाब हो जाएं कि उसकी इस हालत की असली वजह क्या है तो हमें इसके उपचार में बड़ी मदद मिल सकती है। फिर अपना हाथ आगे की ओर करते हुए कहती है, यहाँ इसका इलाज करना आसान हो जाएगा और वहाँ सौम्या के साथ डील करना भी। प्रीति की बात सुनकर अनिका उसकी तरफ देखने लगती है। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वह कहती है, यदि बीसू हमें सपोर्ट करे तो संभव है कि हम कुछ पता लगा सकें। अब प्रीति विस्मय से अनिका की ओर देखती है और पूछती है, मैं भी यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस हालत में यह हमारी कैसे मदद कर सकता है। अब अनिका बीसू की ओर देखकर कहती है, बीसू, अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। अगर मेरे सवाल का जवाब हाँ है तो तुम अपनी पलकें एक बार झपकाना और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो अपनी पलकें 2 बार झपकाना। अब अनिका पहला सवाल पूछती है, क्या तुम मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हो? बीसू अपनी पलकें एक बार झपकाता है। अनिका दूसरा सवाल पूछती है, क्या तुम्हारा नाम बीसू है? इस बार भी वह अपनी पलकें एक बार झपकाता है। अनिका आगे पूछती है, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? बीसू फिर से अपनी पलकें एक बार झपकाता है। अनिका फिर पूछती है, क्या तुम हमें कोई ऐसी जरूरी बात बता सकते हो जिससे तुम्हें ठीक करने में हमें मदद मिल सके? वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में बच्चों के कमरे में सनी के चुप हो जाने के बाद रिया गहरी सोच में चली जाती है। रिया को सनी चाचू की बात ठीक लगती है, तभी वह अपने मन ही मन यह तय करती है, मैं अपनी गेम के टाइम को चाचू और मामू की हेल्प के लिए डिवोटेड कर सकती हूँ। इससे मुझे कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फिकेशन भी होगा।
और मेरा टाइम यूटिलाइज भी हो जाएगा और इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। रिया की खामोशी देखकर सनी को लगता है कि रिया किसी भी तरह से मानने वाली नहीं है। वह अपने लटके हुए चेहरे के साथ अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगता है। तभी रिया बिस्तर पर ही घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों को आगे करके लहराते हुए कहती है, आपकी बात सही है चाचू, मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। मैंने अपने टाइम टेबल में ऑनलाइन गेम्स और अंदर एंटरटेनमेंट के लिए 2 घंटे रखे हैं। जैसा कि मैं बचपन में करती थी, वह वक्त मैं आप दोनों को दे सकती हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह भी ऑनलाइन गेम्स ही है। आपकी मदद करते हुए मैं सोच लूंगी कि मेरा गेम्स में एक लेवल अप हो गया है। अब खेलने की नहीं, खिलाने की बारी है। रिया की बात सुनते ही सनी, आर्यन और एलेक्जेंडर तीनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सबसे पहले सनी रिया को गले लगा लेता है, उसके बाद आर्यन और एलेक्जेंडर भी आकर उन दोनों के ऊपर से गले लग जाते हैं। इस वक्त सनी बेहद खुश था। वह जल्द से जल्द यह बात ओंकार को बताना चाहता था और साथ ही अपने प्रेजेंटेशन रिया के साथ शेयर करना चाहता था। वहीं आर्यन और एलेक्जेंडर इसलिए खुश थे कि रिया कुछ इनोवेटिव कर पाएगी। जब सनी और तीनों बच्चे अलग हो जाते हैं, तब सनी रिया से पूछता है, तो बताइए माई एंजल, आपके शेड्यूल में वह टाइम कहाँ पर है जो हमें मिलने वाला है? फिर हल्का सा सिर झुकाकर एक दरबान की तरह पूछता है, यानी मैं आपसे कितने बजे मिलने आ सकता हूँ? रिया राजकुमारी की तरह अपनी गर्दन ऊपर करके जवाब देती है, हम हर शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच मिल सकते हैं। कुछ देर इसी तरह खुशी मनाने के बाद सनी तीनों बच्चों को बाय कहकर वहां से जाने लगता है। तभी रिया उसे रोकते हुए कहती है, चाचू। रिया की आवाज सुनकर सनी रुक जाता है और रिया की तरफ देखता है। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी एक शर्त है। सनी रिया की बात सुनकर हैरान रह जाता है। सनी समस्याओं की संभावनाओं से घिर जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि भला वह रिया को ऐसा क्या दे सकता है जो उसके पास नहीं है। फिर वह मन ही मन तय करता है कि चाहे जो कुछ भी हो, वह रिया को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। फिर किसी प्रकार के खतरे की आशंका से खुद को संभाल कर रिया की बात का जवाब देते हुए कहता है, कैसी शर्त माई एंजल? मैं तुम्हारी मदद के बदले हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर रिया के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और दयनीय चेहरा बनाते हुए अपने प्यारे भतीजे से कहता है, बस मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही कुछ मांगना जो तुम्हारे चाचू की कैपेबिलिटी में हो, प्लीज रिया। रिया मुस्कुराकर कहती है, डोंट वरी चाचू, शर्त बेहद आसान है और शर्त यह है कि चाची और मामी मिलने के बाद आप दोनों सबसे पहले मुझे बताएंगे। रिया की बात सुनकर कमरे में मौजूद वह चारों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड में इस बार भी वह हाँ कर देता है। प्रीति यह देखकर खुश हो जाती है कि बीसू उन्हें कोई जरूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद बीसू का इलाज करना आसान हो जाएगा। प्रीति को विश्वास था कि सौम्या और बीसू के बीच कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो संदेह के दायरे में आता है। वह किसी भी तरह उस इंजेक्शन के बारे में जानना चाहती थी जो सौम्या ने उसे दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि उस इंजेक्शन का राज कई सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। वह कोई सामान्य इंजेक्शन नहीं है। अनिका बीसू के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, तुम्हारे लिए यह थोड़ा मुश्किल और थकाने वाला होगा, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम जल्दी ही ठीक हो सकोगे। अनिका प्रीति की तरफ देखकर कहती है, तुम एक बोर्ड और अल्फाबेट की मदद से यह जान सकती हो कि बीसू हमें क्या बताना चाहता है। फिर अनिका मुस्कुराकर प्रीति को छेड़ते हुए कहती है, इसमें तुम्हारे समय की काफी खपत होने वाली है, लेकिन आइडिया तुम्हारा है तो तकलीफ भी तुम्हें ही उठानी होगी। प्रीति मुस्कुराकर कहती है, मुझे मंजूर है। अब तक अनिका और प्रीति आज का ट्रीटमेंट पूरा कर चुके थे। जैसे ही वह दोनों वहां से जाने लगती हैं, तभी प्रीति कुछ सोचकर रुक जाती है और अनिका का हाथ पकड़ लेती है। अनिका प्रीति की तरफ देखती है तो प्रीति कहती है, 1 मिनट अनिका दीदी, मुझे बीसू से एक जरूरी सवाल पूछना है। मेरे मन में यह सवाल न जाने कब से घूम रहा है। ऐसा कहकर वह वापस बीसू की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, क्या वह लड़की सौम्या तुम्हारी बहन है? बीसू कोई जवाब नहीं देता। तब प्रीति अपना सवाल दोहरा के दोबारा कहती है, वह लड़की जिसके
तुम साथ रहते थे, वह लड़की जो तुम्हें अपना भाई बताती थी, क्या वह तुम्हारी बहन है? इस बार बीसू अपने पलके 2 बार झपकाता है। बीसू के ऐसा करने के बाद प्रीति अनिका की तरफ देखने लगती है। अनिका बिना किसी हाव भाव के स्थिर खड़ी रहती है। प्रीति अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरा अपने सिर पर। वह इस खबर से अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है। फिर प्रीति कहती है, तभी मैं सोचूं कि एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह तो इसकी बहन है ही नहीं, पर आखिर वह है कौन? वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में इस वक्त ओंकार अपने बिस्तर पर ही मौजूद था। बालकनी से सूरज की रोशनी ने सुबह होने का संदेश देना शुरू कर दिया था। ओंकार अपना तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रख लेता है ताकि रात होने का वहम बना रहे और वह चैन से सो सके। तभी उसे सनी का ख्याल आता है। सनी ने उससे कहा था, प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है, हम सुबह साथ में बैठकर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। यह याद आते ही ओंकार एक झटके से उठ बैठता है। फिर अपना फोन उठाता है और सनी का मैसेज चेक करता है कि उसने मिलने के लिए क्या समय तय किया है। मैसेज में लिखा था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है, फ्री होकर सीधा मारवा हाउस आ जाना। सनी रिया की मदद करने के लिए मान जाने की बड़ी खबर ओंकार को आमने सामने होने पर ही देना चाहता था। वैसे भी आज उन्हें अपने प्रेजेंटेशन पर बात करने के लिए मिलना ही था। ओंकार सनी का मैसेज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है। वह अच्छी खबर जानने के लिए बेहद उत्सुक था, इसलिए वह जल्द से जल्द मारवा हाउस पहुंचने के लिए तैयार होने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वह फ्रेश होकर तैयार होने के लिए रूम में वापस आता है तो देखता है कि सामने ही शकुंतला और श्रवण गुलेरिया कमरे में बैठे हुए थे। उन दोनों को देखते ही ओंकार मन ही मन सोचता है, अब न जाने मेरा सामना किस नई समस्या से होने वाला है। क्या जिंदगी में पहले ही कम प्रॉब्लम है जो यह एक और सामने आ खड़ी हुई है। शकुंतला और श्रवण गुलेरिया की तरफ लगातार देखते हुए ओंकार अपनी जगह पर स्थिर खड़ा होकर गहरी सोच में चला जाता है। तभी शकुंतला और श्रवण का ध्यान ओंकार पर जाता है। शकुंतला अपनी जगह से खड़ी होती है और ओंकार के पास पहुंच जाती है। फिर बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, लगता है आज कहीं जल्दी में जाने की तैयारी हो रही है। जाओ, पहले तुम जाकर तैयार हो जाओ, तब तक हम दोनों तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। ओंकार बिना कुछ कहे अपने चेंजिंग रूम में चला जाता है। चेंजिंग रूम में पहुंचने के बाद ओंकार सोचता है, क्या अच्छी खबर सुनने से पहले अपना मूड खराब करना जरूरी है? फिर मन ही मन निश्चय करता है, आज मैं सिर्फ सनी से अच्छी खबर सुनूंगा। कम से कम आज के लिए मैं इन दोनों की कोई बात नहीं सुनने वाला। कपड़े पहनते हुए वह इधर उधर देखकर वहां से बचकर निकलने का तरीका सोचने लगता है। यहाँ चेंजिंग रूम में ओंकार के दिमाग में खुरापात चल रहा था तो वही रूम के अंदर बैठे हुए शकुंतला और श्रवण गुलेरिया के दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। काउच पर बैठा श्रवण अपनी जगह पर बैठा बैठा अपने शरीर के कमर से ऊपर के हिस्से को लगातार आगे पीछे करके हिलते हुए शकुंतला से कहता है, शकुंतला, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? चेंजिंग रूम की तरफ आंखें गड़ाए बैठी हुई शकुंतला कहती है, हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। पिछले कई दिनों से हम इसे फोन कर करके थक गए हैं, पर यह फोन उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। पहले ही की तरह हिलते हुए श्रवण आगे कहता है, जाहिर सी बात है वह हमसे कोई बात नहीं करना चाहता। शकुंतला पहले ही की तरह स्थिर होकर आंखें गड़ाए हुए कहती है, इसका मतलब वह अभी भी बात नहीं करने का कोई तरीका खोजेगा। श्रवण कहता है, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो उसके चेंजिंग रूम की तरफ खिड़की है। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर झट से अपनी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। वहाँ अब तक ओंकार बाहर निकलने का रास्ता खोज चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह तैयार होने के बाद खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। कम से कम आज का दिन बिना किसी वाद विवाद के ठीक तरीके से पूरा कर सकेगा। ओंकार ठीक तरीके से तैयार भी नहीं होता। वह बस कपड़े पहनता है और चेंजिंग रूम की खिड़कियां खोलकर उसमें से बाहर कूद जाता है। फिर मुस्कुराता है और वापस खिड़की की तरफ चेहरा करके कहता है, अब करते रहो मेरा इंतजार, मैं तो चला। यह कहकर वह जैसे ही वापस मुड़ता है, शकुंतला और श्रवण उसकी आंखों के सामने आ धमकते हैं। ओंकार की ओर देखकर बड़े ही शांत स्वभाव से उससे पूछते हैं,
इस तरह खिड़की से कूदकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बात करने के लिए अंदर इंतजार कर रहे हैं और तुम। ओंकार उन दोनों को अपनी आंखों के सामने देखकर सकुचाने लगता है। वह किसी तरह की चिक या बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ सोचकर लंबी गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ नहीं, मेरा सामान खिड़की से बाहर गिर गया था, बस वही उठाने के लिए बाहर आ गया। तभी श्रवण बड़े ही आराम से व्यंग करते हुए कहता है, बेटा कितना भी तेज चलने की कोशिश कर लो, जिन्होंने चलना सिखाया है उनसे तेज नहीं चल पाओगे। फिर अपनी आवाज को कड़ा करके कहता है, हम तुमसे कई दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उस लड़की के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे, क्योंकि हम तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम सुनना नहीं चाहते। जब श्रवण खुलकर बोलने लगता है तब ओंकार भी औपचारिकता के चोले से बाहर निकल जाता है। ओंकार जवाब देते हुए कहता है, मैं आप लोगों की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे पैदा कर देने से आप लोगों का मुझ पर अधिकार नहीं हो जाता। अधिकारों को पाने से पहले कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। अगर आप अपने कर्तव्य निभाने में फेल हो गए हैं तो समझ लीजिए कि अधिकारों से भी हाथ धो बैठे हैं। शकुंतला कहती है, तुम्हें जो समझना हो समझो, जो कहना है सो कहो। तुम्हें आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें बता दें कि अगर तुमने उस प्रीति का साथ नहीं छोड़ा तो फिर उसके साथ जो कुछ भी बुरा होगा उसका पूरा दायित्व तो तुम्हारे कंधों पर होगा। हमें मत कहना कि हमने ऐसा क्यों किया। तभी श्रवण कहता है, एक बात कान खोलकर सुन लो, हमें वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं और हमारे जीते जी हम उसे तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। ओंकार भी पलट कर कहता है, मैं आपकी गिद्दड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आप दोनों जिसे नुकसान पहुँचाने की बात कर रहे हो वह मिस्टर रोहित मारवा की प्रोटेक्शन में है, यह बात भूलना मत। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, और हाँ, अगर प्रीति का बाल भी बांका हुआ तो भूल जाना कि मैं पूरी जिंदगी में तुम्हारी कभी कोई बात भी मानूंगा। मानना तो दूर, मैं तुम्हारी एक सुनूंगा भी नहीं। तभी शकुंतला कहती है, अगर तुम चाहते हो कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे तो जो हम कह रहे हैं वह तुम्हें मानना ही होगा, नहीं तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। फिर श्रवण ओंकार से कहता है, चलो यह भी देख लेते हैं, समय खुद बता देगा कि कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा साबित होता है। अंत में झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, याद रखना ओंकार। इतना कहने के बाद दोनों पति पत्नी पीछे की तरफ पलटते हैं और अपनी राह पर चल पड़ते हैं। तभी चलते चलते शकुंतला फिर एक बार पलटती है और ओंकार से कहती है, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ कल तक का वक्त है, जो भी जवाब हो हमें बता देना। ओंकार वहीं खड़ा खड़ा उन दोनों को देखता रह जाता है। यूं तो उन दोनों की धमकियों का ओंकार पर कोई असर नहीं होता था, लेकिन आज उनकी धमकी ओंकार के लिए नहीं बल्कि प्रीति के लिए थी। प्रीति को खरोच भी आए यह ओंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अब उसकी तकलीफ की वजह खुद ओंकार बनने वाला है, यह सोचकर ही उसे अपने शरीर में कंपन महसूस होने लगता है। कुछ पलों के लिए ओंकार सुन रह जाता है। तभी ओंकार के दिमाग में यह सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या है कि यह दोनों इस कदर प्रीति के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। फिर अपनी ठोड़ी को पकड़ते हुए कहता है, हो पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब ओंकार अपने मन को पूरी तरह से स्थिर कर लेता है तो वापस अंदर की ओर चल पड़ता है। इस समय उसके दिमाग में विचार बड़ी ही तेज गति से चल रहे थे। विचारों की इस उथल पुथल में वह कुछ तय करता और अपनी जेब से फोन निकालता है। उसके बाद एक मैसेज लिखकर अनिका को भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में अनिका और प्रीति मारवा हाउस से लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ जाती हैं। अनिका और प्रीति को बाहर जाते हुए देखकर सिक्योरिटी गार्ड अपनी गाड़ियों के साथ तैनात हो जाते हैं। ड्राइवर आगे बढ़कर अनिका और प्रीति के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। अनिका प्रीति को इशारा करती है, प्रीति गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद अनिका अपना फोन अपनी जेब से हाथ में ले लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसकी निगाह फोन के स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें ओंकार का अर्जेंट मैसेज का नोटिफिकेशन था।
अनिका मैसेज खोलती है जिसमें लिखा था, मुझे आपसे आज और अभी मिलना है, प्लीज, मैं इससे ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। अनिका ओंकार को अच्छी तरह जानती थी। ओंकार उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था जो अपनी छोटी सी समस्या को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। ओंकार उन लोगों में से था जो अपनी समस्याओं के सामने डटकर खड़े रहते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। अब तक गाड़ी स्टार्ट होकर मारवा हाउस के बाहर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। तभी अनिका ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करती है। ड्राइवर के गाड़ी रोकने के बाद वह गाड़ी से बाहर निकल जाती है और पलटकर ओंकार के मैसेज का जवाब भेज देती है। इधर अनिका को गाड़ी से बाहर जाते हुए देखकर प्रीति भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से बाहर आ जाती है। प्रीति अनिका से कहती है, क्या हुआ अनिका दीदी, आप ऐसे अचानक गाड़ी से बाहर क्यों आ गई? अनिका प्रीति की तरफ देखती है पर कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद अपने फोन पर एक नंबर डायल करती है और फिर उसे कान पर लगा लेती है। वहाँ गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी डाइनिंग हॉल में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी अपने फोन पर अनिका का नंबर फ्लैश होते हुए देखती है तो झट से फोन अपने हाथ में उठा लेती है ताकि फोन पर किसी और की निगाह ना पड़ सके। फिर अपना फोन उठाकर एक तरफ चली जाती है ताकि उन दोनों की बात कोई और ना सुन सके। राजलक्ष्मी कॉल कनेक्ट करके अपने कान पर लगाती है और कहती है, हेलो मैडम। उधर से अनिका कहती है, हेलो राज, कैसी हो तुम? राजलक्ष्मी जवाब देती है, अच्छी हूँ मैडम, कहिए इतनी सुबह सुबह किस काम से याद किया? अनिका कहती है, आई नीड योर हेल्प, एक इमरजेंसी है। राजलक्ष्मी अनिका की बात को ध्यान से सुनने लगती है। अनिका उसे सारी बात डिटेल्स में समझा देती है। इसके बाद राजलक्ष्मी को पेशेंट के साथ क्या करना है वह भी शॉर्ट में बता देती है। राजलक्ष्मी ने अनिका के साथ इतने सालों तक काम किया था कि वह अनिका के इशारे भी आसानी से समझती थी। फिलहाल तो अनिका राज को संक्षेप में यह समझा चुकी थी कि क्या करना है। अपनी बात पूरी करने के बाद अनिका पूछती है, क्या तुम संभाल लोगी? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे अभी कह सकती हो। अनिका का यह पूछने का मतलब राजलक्ष्मी की काबिलियत से नहीं था बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति से था। राज खुशी से लेकिन एकदम धीमी आवाज में कहती है, मैडम मैं आपको बता नहीं सकती, आज अपने बॉस से ऑर्डर लेने के बाद मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। इसके बाद अनिका प्रीति की तरफ पलटती है और उसके पास आ जाती है। फिर उससे कहती है, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, अब तुम्हें अकेले ही हॉस्पिटल जाना होगा। यह सुनते ही प्रीति की सिट्टी गिट्टी गुल हो जाती है और वह हड़बड़ा कर बोलना शुरू करती है, मैं अकेले वहाँ जाकर क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, हर नए तरह के पेशेंट के साथ मुझे नई तरह का ट्रीटमेंट सिखाने को मिलता है, लेकिन तब मेरे पास गाइड यानी कि आप होती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर पैर की हड्डियों की इतनी पुरानी चोट मैं कैसे ठीक करूँगी? फिर अपने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लेती है और कहती है, अब मैं न्यूरो सर्जन, एक हड्डियों की डॉक्टर कब में बन गई मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ 20 वहाँ लक्ष्य, आपकी असिस्टेंट बनने का तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी जगह पर काम नहीं कर सकती। मुझ में ना वह क्षमता है और ना ही वह इच्छा। इसके बाद प्रीति अपने दोनों हाथ नीचे करती है और अनिका के दोनों हाथ पकड़ लेती है। फिर कहती है, नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए अनिका दीदी, मुझे हड्डियों की इतनी अच्छी समझ नहीं है। फिर कुछ सोचकर आगे कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, लक्ष्य को पैर के मामले में मैं किसी तरह उलझा लूंगी, लेकिन मुझे आपके बराबर इंसानों की समझ भी नहीं है। वैसे भी लक्ष्य से मुझे नहीं आपको मिलना था, अगर आप उससे मिल ही नहीं पाएंगी तो उसे बुलाने का क्या फायदा? मैं एक काम करती हूँ, श्वेता को फोन करके मना कर देती हूँ, हम उन्हें फिर कभी और बुला लेते हैं। सब कुछ बोलने के बाद जब प्रीति चुप हो जाती है और अनिका की तरफ देखने लगती है तब अनिका कहती है, हो गया तुम्हारा या और भी कुछ कहना बाकी है? अनिका की बात सुनकर प्रीति अपने परेशान हैरान मासूम से चेहरे से अनिका की ओर ताकने लगती है। फिर अनिका आगे कहती है, इससे पहले कि श्वेता और लक्ष्य अस्पताल पहुंच जाएं, तुम यहाँ से जाओ और जाकर राजलक्ष्मी से मिलो, वह सब कुछ संभाल लेगी। अनिका की बात सुनकर प्रीति गहरी लंबी सांस लेती है। अब उसके चेहरे पर
हल्की सी राहत के साथ साथ मुस्कान भी दिखाई देने लगती है और वह मुड़कर गाड़ी की ओर चली जाती है। अनिका वापस मारवा हाउस के अंदर चली जाती है। कौटिल्य का रूम मारवा हाउस। यहाँ कौटिल्य नहाने के बाद अपने वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। फिर यूं ही शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटे बाकी सभी चीजों की सूद बूद छोड़कर इधर से उधर अपना फोन ढूंढने लगता है। कभी अपने तकियों को उठाकर देखता है तो कभी बिस्तर पर पड़े हुए कपड़ों को, कभी दराज खोलकर देखता है तो कभी सोफे पर रखे हुए कसून को। तभी उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वह पलटकर कहता है, आ रहा हूँ, और फिर दोबारा से इसी तरह अपना फोन ढूंढने में मगन हो जाता है। एक बार फिर से उसे दरवाजा पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। इस बार वह फिर से कहता है, कहाँ ना आ रहा हूँ, और इस बार भी वह दरवाजे की तरफ ना बढ़कर अपना फोन ढूंढने में लगा रहता है। तीसरी बार जैसे ही दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, वह कहता है, आया आया। इसके बाद वह सब कुछ छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। उसका ध्यान दरवाजे पर बिल्कुल भी नहीं था। अब दरवाजा नहीं खुलने के कारण दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी भूमिका को गुस्सा आने लगता है। इस बार वह दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करती, खुद ही दरवाजे को अनलॉक करने के लिए अपना एक कदम और दोनों हाथ बढ़ाती है। ठीक इसी वक्त दरवाजा अंदर से खुल जाता है। जैसे ही कौटिल्य दरवाजा अपनी तरफ खींचता है, भूमिका का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि दरवाजा खोलने के लिए वह अपने पूरे शरीर का वजन दरवाजे की तरफ छोड़ चुकी थी। जैसे जैसे दरवाजा अंदर की तरफ खुलता जाता है, भूमिका के कदम अंदर की तरफ स्वतः ही दौड़े चले जाते हैं और वह अंदर की तरफ गिरने लगती है। भूमिका को अपना संतुलन खोया हुआ देखकर कौटिल्य दरवाजा छोड़ देता है और भूमिका को गिरने से बचाने की कोशिश करता है। कौटिल्य भूमिका के सामने की तरफ आकर अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूमिका के पैर इतनी तेज गति से अंदर की ओर चले आते हैं कि भूमिका कौटिल्य की बाहों में पहुंच जाती है। भूमिका चोट लगने से तो बच जाती है, लेकिन गिरने से नहीं बच पाती। तौलिया बांधने की वजह से कौटिल्य के पैर की मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भूमिका को बचाने के चक्कर में कौटिल्य भी उसके साथ जमीन पर गिर जाता है। इस वक्त कौटिल्य कमरे के कॉर्पोरेट पर पड़ा हुआ था और भूमिका ठीक उसके ऊपर थी। गिरते हुए भूमिका के दोनों हाथ कौटिल्य के वस्त्र विहीन सीने पर थे। गिरने के बाद भूमिका का चेहरा कौटिल्य के चेहरे पर गालों से गालों का स्पर्श कर रहे थे। भूमिका के खुले हुए बाल पीछे से आगे की ओर उसके चेहरे पर आ जाते हैं और कौटिल्य के गीले बदन से चिपक जाते हैं। कौटिल्य के हाथ भूमिका की कमर और कंधे के पीछे थे। भूमिका के स्पर्श से कौटिल्य को अपने पूरे शरीर में गुदगुदी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि उसकी धड़कनें सीने की जगह कंठ में धड़क रही हो। कौटिल्य की इच्छा होती है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और यूं ही पड़ा रहे। बेशक यह सब अनजाने में घटित हुआ था, लेकिन फिर भी कौटिल्य इस पल को पूरी तरह जी रहा था। भूमिका का स्पर्श, उसके सीने पर रखी हुई उंगलियां, चलती हुई तेज सांसें, बिखरे हुए सिल्की बाल, अपनी कमर से चिपकी हुई भूमिका की पतली कमर जिस पर कौटिल्य का एक हाथ रखा हुआ था, सभी कुछ कुल मिलाकर इस वक्त कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में बेहद सुकून था। भूमिका को यह सब महसूस होता है जैसे कि वह कौटिल्य से अलग होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोई चुंबकीय शक्ति उसे अलग नहीं होने दे रही। उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे कौटिल्य के बाहों में रोक लेना चाहती है। उसका दिल भी इस पल में रुक जाना चाहता था और कसकर कौटिल्य के गले लग जाना चाहता था। अब तक भूमिका कई मौकों पर यह जान चुकी थी कि कौटिल्य ने अपने शरीर को पहले से काफी मजबूत बना लिया था, लेकिन इस वक्त यह वास्तविकता का एहसास कर रही थी। उसका तन और मन दोनों ही कौटिल्य की ओर खींचे चले जा रहे थे। उसे नशा का सा असर होने लगता है। एक पल के लिए उसे ऐसी ख्वाहिश हुई थी कि कौटिल्य के गालों को चूम ले और कौटिल्य से कह दे कि तुमसे दूर रहना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, पर अब तुमसे यह दूरी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जिस कदर भूमिका की नैतिकता पर उस पर हावी थी, वह इस रिश्ते के लिए किस तरह से पहल करती, अपने दिल और दिमाग में से दिमाग की बात सुनने में भूमिका को कुछ पल इसी तरह कौटिल्य के बाहों में पड़े हुए निकल जाते हैं।
फिर वह अपने मन को मजबूत करके अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे अलग होने की कोशिश करती है। तभी कौटिल्य के गीले बदन से चिपके हुए उसके बाल खींच जाते हैं। बाल खींचने से दर्द होने की वजह से वह अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेती है। कौटिल्य भूमिका को उठने की कोशिश करते हुए देखकर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और उसके बालों को एक और करने में मदद करने लगता है। फिर दोनों कुछ देर के मकसद के बाद अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। भूमिका कौटिल्य की तरफ से नजरें घुमाकर दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती है। भूमिका को इस तरह दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े होते हुए देखकर कौटिल्य असहज हो जाता है। फिर वह बिस्तर पर रखे हुए अपने कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी पहनने लगता है। भूमिका कहती है, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कौटिल्य झट से जवाब देता है, मैं बाथरूम में था, फोन की आवाज सुनकर जल्दी से जल्दी बाहर निकला हूँ। सबूत के तौर पर मेरी हालत तुम देख ही चुकी हो। उतनी ही तेजी से भूमिका दूसरा सवाल दागती है, तुम इतनी देर से आया आया किए जा रहे थे, लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? कौटिल्य प्यार से कहता है, मैं अपना फोन कहीं रख कर भूल गया हूँ, बस उसी को ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर हो। अगर पता होता तो पहले से ही दरवाजा खोलकर तुम्हारा इंतजार करता। इससे पहले कि भूमिका कौटिल्य की बात का कोई तीखा जवाब दे पाती, वह आगे कहता है, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, तुम मेरी तरफ घूम सकती हो। भूमिका कौटिल्य की तरफ घूम जाती है और कुछ कहने के लिए उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसकी ओर देखने के बाद वह बिल्कुल भूल ही जाती है कि वह क्या बोलने जा रही थी और यहाँ किस काम से आई थी। कौटिल्य धीमे धीमे मुस्कुराते हुए भूमिका की तरफ देख रहा था, साथ ही इंतजार भी कर रहा था कि भूमिका आगे कुछ बोले। कुछ देर तक जब भूमिका यूं ही निशब्द होकर खड़ी रहती है, तब कौटिल्य एक कदम भूमिका की ओर आगे बढ़ाता है और कहता है, आज खुद ऑफिसर भूमिका चलकर कौटिल्य के कमरे तक आई है, मतलब आज का दिन शुभ है। कौटिल्य के शब्दों से भूमिका सचेत हो जाती है। कौटिल्य मुस्कुराकर आगे कहता है, इस तरह तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आज तुम्हें ड्राइवर की जरूरत है? कौटिल्य की बातें सुनकर भूमिका अपनी भौवें चढ़ा लेती है और अकड़ से जवाब देते हुए कहती है, मेरे पास ड्राइवर की कोई कमी नहीं और मुझे खुद भी ड्राइव करना आता है, और हाँ, तुम्हें अच्छा लगाने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। कौटिल्य भूमिका के झूठ गुस्से को आसानी से पहचान सकता था। इस वक्त उसे भूमिका के नकली गुस्से पर भी बेहद प्यार आ रहा था। बस यूं ही मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता रहता है। फिर भूमिका नखरे दिखाते हुए अपनी टोन बदलकर प्यार से कहती है, मैं तुम्हें यह बताने आई थी कि मैंने आज ऑफिस से ऑफ ले रखा है। मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी कल की मीटिंग के अरेंजमेंट के लिए किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत होगी, बस इसीलिए तुम्हारे पास चली आई। दूसरी तरफ सागर सन्याल के ऑफिस में आज लक्ष्य ने पूरे घर में तूफान मचाया हुआ था। शांत, अनुशासित और नियमित लक्ष्य आज किसी शरारती उपद्रवी बालक की तरह दिखाई दे रहा था। इस वक्त उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और वह बात बात पर शोर मचा रहा था। कभी उसका एक सामान खो जाता तो दूसरा सामान मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसकी आवाज सुनाई देती है। वह एक नौकर से लगभग छल्लाते हुए लेकिन अपनी आवाज को नरम रखकर कह रहा था, अगर तुमने मेरी ब्लू शर्ट यहाँ रखी थी तो फिर यहाँ से कहाँ गई? पिछले 1 घंटे से घर में यही सब बवाल चल रहा था और लक्ष्य की माँ कांति देवी पूरी शांति से यह सब देख सुन रही थी। अब जब उसे विश्वास हो जाता है कि लक्ष्य की परेशानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, तब वह उसके कमरे में पहुंच जाती है और अपने हाथ से नौकर को वहां से चले जाने का इशारा करती हैं। अपने हाथ को बंधा खड़ा नौकर कांति की अनुमति मिलते ही चुपचाप वहां से चला जाता है। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, नाम मात्र को शरीर पर गहने, गले में पतली सोने की चेन, कान में सोने के बूंदे और दोनों हाथों में सोने की पतली पतली 2 चूड़ियां पहनते हुए कांति देवी अपने नाम की तरह साधारण वेशभूषा में भी कांतिमान दिखाई दे रही थी। कांति का स्वभाव बेहद सौम्य था। अपनी माँ को देखकर लक्ष्य बिल्कुल खामोश हो जाता है। लक्ष्य कांति के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। स्त्रियों का सम्मान किस तरह करना चाहिए, यह परवरिश उसे अपनी माँ कांति से ही मिली थी। इस वक्त लक्ष्य अपने कपड़ों की अलमारी के पास ही खड़ा था।
कांति धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए लक्ष्य के पास आ जाती है और कहती है, मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे ने आज पूरे घर में इतनी उथल पुथल मचाने का कोई विशेष कारण जरूर होगा। अब तुम जरा एक तरफ हो जाओ। अपनी माँ का आदेश सुनते ही लक्ष्य वहाँ से 3 कदम दूर हट जाता है। कांति अलमारी में फैले हुए सभी कपड़ों को एक करके उठाना शुरू करती है और उन्हें सलीके से अलमारी में लगी हुई रॉड पर टांगती जाती है। थोड़ी ही देर के बाद वह एक शर्ट लक्ष्य की तरफ करते हुए कहती है, अगर मैं सही हूँ तो तुम इतनी देर से यही ढूंढ रहे हो ना? शर्ट देखने के बाद लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में शर्मिंदगी थी। लक्ष्य अपना हाथ बढ़ाकर शर्ट ले लेता है। कांति कहती है, अब ऐसे नजरें झुकाने से क्या होगा? फिर सीख देते हुए कहती है, पहले ही थोड़ी शांति से काम लेना चाहिए। कल को जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारी पत्नी अपने ऑफिस जाने की तैयारी करेगी या तुम्हारी शर्ट ढूंढेगी। लक्ष्य अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम सॉरी मम्मा, और कांति के पीछे की ओर से अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देता है। कांति मुस्कुराकर लक्ष्य के हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करती है। लक्ष्य बैठ जाता है। कांति भी उसी के पास बैठ जाती है और फिर कहती है, क्या तुम मेरी होने वाली बहू से मिलने जा रहे हो? अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। लक्ष्य का चेहरा देखकर कांति कहती है, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे रंग ढंग देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि मेरे बेटे के जीवन में किसी विशेष का आगमन हुआ है, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि तुम यह सब मुझे खुद कब बताओगे। लेकिन अब मुझे आनंद ने सब बता दिया है, इसलिए छुपाने का कोई फायदा नहीं। फिर अपने ही माथे पर हाथ लगाते हुए कहती है, तुम दोनों भाइयों के बीच क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है, कोई नहीं जानता। पर जो भी है, मुझे खुशी है कि तुम दोनों किसी नतीजे पर पहुँचे हो। फिर उत्साह से कहती है, मुझे तो बहू चाहिए, चाहे वह लेकर आए या तुम, मेरे लिए एक ही बात है। फिर पूछती है, श्वेता ही नाम है ना उसका? लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, हाँ माँ। कांति कहती है, बड़ा ही प्यारा नाम है, क्या उसी से मिलने जा रहे हो? लक्ष्य कहता है, श्वेता जी से मिलने के लिए मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। आज मुझे उनकी बड़ी बहन से मिलना है। कांति चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहती है, क्या वह बहुत टेढ़ी है? लक्ष्य अपनी जगह से खड़े होकर शर्ट पहनने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, टेढ़ी शब्द तो बहुत छोटा है, आप उन्हें रॉकेट लॉन्चर समझिए। अगर वह मान गई तो समझ लीजिए कि आपकी बहू आपके घर आ गई। कांति लक्ष्य को छेड़ते हुए कहती है, ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, मतलब लड़की को लड़का पसंद है। इसके बाद कांति अपनी जगह से खड़ी होती है और कमरे से बाहर चली जाती है। फिर कुछ मिनटों के बाद लौटकर आती है और लक्ष्य को एक बॉक्स देते हुए कहती है, यह तुम मेरी होने वाली बहू को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। लक्ष्य यह कहते हुए उस बॉक्स को खोलता है। इसमें क्या है माँ? बॉक्स को खोलने के बाद लक्ष्य उसे देखता है तो हैरानी से कहता है, यह तो बेहद खूबसूरत है, पर यह है क्या? कांति खुश होते हुए कहती है, यह जड़ाऊ बाजूबंद है। आजकल की लड़कियां कट स्लीव खूब पहनती हैं, उसके बाजुओं पर यह बहुत सुंदर लगेगा। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और फिर वह बॉक्स को अपनी माँ के हाथ में वापस रखते हुए कहता है, पहले वह मेरी छोटी सी रिंग तो ले ले, उसके बाद आप उसे कंगन, हार, पायल, जितने चाहे उतने गहने पहनाना। अभी उसे देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर अचानक लक्ष्य के चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखाई देने लगता है और वह कहता है, आप नहीं जानती इस वक्त श्वेता जी कितनी मानसिक दुविधा से गुजर रही हैं। मैं उन्हें यह देकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता। फिर मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, उसके बाद आप खुद श्वेता जी से मिल लीजिएगा और यह अपने हाथों से दे दीजिएगा। इतना कहने के बाद वह बाय मम्मा कह के और बाकी बातें आकर बाद में करूंगा कहकर तेज कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल में प्रीति हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सीधा राजलक्ष्मी के केबिन में पहुंच जाती है, लेकिन राजलक्ष्मी वहां नहीं थी। तभी प्रीति के मन में ख्याल आता है कि अगर वह भी अनिका दीदी की तरह नहीं आई तो। यह सोचते ही एक पल के लिए प्रीति सहम जाती है।
अब प्रीति अपनी ही जगह पर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और उसे अपने पीछे की ओर से राजलक्ष्मी की आवाज सुनाई देती है। बैठो डॉक्टर प्रीति, मेरा ही इंतजार कर रही हो ना? राजलक्ष्मी की आवाज सुनकर प्रीति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह राहत की सांस लेती है। राजलक्ष्मी अपने चेयर पर बैठते हुए प्रीति को अपने सामने बैठने के लिए इशारा करती है। दोनों अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर प्रीति के चेहरे पर चिंता लाते हुए कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजलक्ष्मी मुस्कुराकर प्रीति के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे केबिन में ही बैठूंगी। फिर बस हर बात पर तुम्हें कहना है, हाँ ऐसा ही था, सही है, बिल्कुल सही। तुम्हें बस इतना ही करना है, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखिए।